Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. See, जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल स्टडीज कोर्स, ठीक है, फॉर एवरी एग्जाम। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अभी जेके एसएसबी के लिए, नायब तहसीलदार एंड जेके पीएसआई एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले कंपोनेंट हमने स्टार्ट किया है वो पॉलिटी है, और इसके साथ हम जनरल साइंस का कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से हर एक लेक्चर को अटेंड करते हो, और जो मैं एमसीक्यूज की पीडीएफ्स अपलोड करती हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है स्टडी विद पालक 0205, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्जाम फॉर श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको रेगुलरली वीडियोस को, लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी और सोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड दिस विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए इनफ होगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी को रिवाइज कर लेना अच्छे से, तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारा पूरी पॉलिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो किस पे डिपेंड करती है हमारी पॉलिटी? हमारी पॉलिटी डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन पे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है, किसने इसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, या कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक किताब है जिसके अंदर सारे रूल्स, लॉज, सब कुछ मेंशन्ड है, आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सब कुछ, जो पावर्स हैं, गवर्नमेंट की पावर्स जो है, पीपल की पावर्स जो है, हम लोगों की पावर्स, हर एक चीज उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। तो हमारी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करती है कि किस तरह से लॉज वगैरह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। किसी भी एक स्टेट के क्या एलिमेंट्स रहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब मैं जहां पे जब स्टेट की बात करूंगी ना, तो मेरी स्टेट का मतलब है इंडिया, ठीक है। स्टेट का मतलब होगा इंडिया, ना कि कोई JNK या पंजाब या कुछ हरियाणा, वो नहीं होगा। स्टेट का मतलब होगा इंडिया, ठीक है। तो स्टेट के आपके 4 एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉपुलेशन, कि वहां की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरी, उस स्टेट की टेरिटरी क्या होगी, ठीक है, टेरिटरी क्या होगी, जहां तक उस स्टेट के लॉज, रूल्स वगैरह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, वो क्या होगी। तीसरी चीज होगी आपकी गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग होगी उसकी सोवरेनिटी, ठीक है। तो सोवरेनिटी आपकी होती है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, जो कि आपकी स्टेट के लिए डिसीजंस को ले रही है ना। आपकी स्टेट के लिए डिसीजंस कौन ले रहा है, ठीक है, किस तरह से स्टेट रन होगी, किस तरह से गवर्नमेंट रन की जाएगी, ठीक है, वो डिसीजंस लेने वाली बॉडी को हम बोलते हैं सोवरेनिटी, सोवरेन बॉडी, ठीक है। उस डिसीजन मेकिंग बॉडी को हम बोलते हैं आपकी सोवरेन बॉडी, ठीक है। वन सेकेंड, यस, सोवरेन बॉडी, ठीक है। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इज कॉल्ड एज सोवरेन बॉडी। तो व्हाट डू मीन बाय सोवरेनिटी? सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, किस तरह की सोवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ सोवरेनिटी का, कि मैं जब सोवरेनिटी की बात कर रही हूं तो आपका मतलब क्या हुआ, कि आप क्या समझते हो इस चीज से, ठीक है। तो क्या मतलब, आप
क्या मुझे बता सकते हो कि सोवर्निटी का मतलब क्या होगा? क्या मतलब होता है सोवर्निटी का? सोवर्निटी का मतलब होता है कि पावर द कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, कि एक कंट्री जो है अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एक जो कंट्री है वो अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करेगी। कोई बाहर का आके उस कंट्री को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, सोवर्निटी का मतलब होता है कि एक ऐसी पावर सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी को हम बोलते हैं सोवरेन बॉडी, राइट? सोवरेन बॉडी इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। बट सोवर्निटी का मतलब हुआ कि वो पावर जो कंट्री के पास है कि वो अपनी कंट्री को, अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करेगी। ठीक है, इट्स ऑन गवर्नमेंट। क्योंकि पहले जब ब्रिटिशर रूल था तो हमें कौन कंट्रोल करता था? हमें कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। तो कोई फॉरेन से बाहर से आके, कोई बाहर वाला एलिमेंट आके हमें कंट्रोल करा था। बट नाउ इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। अब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया को कोई बाहर से आके कंट्रोल नहीं करेगा। इंडिया के खुद के रूल्स हैं, खुद के लॉस हैं, खुद के रेगुलेशंस हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करेगा? हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री हमारी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल कर रही है, कोई बाहर से उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। तो सोवर्निटी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल कि जो एक कंट्री के अंदर लागू होगी, और एक एक्सटर्नल। जब मैं इंटरनल सोवर्निटी की बात करती हूँ तो मैं लॉ ऑफ लैंड की बात करती हूँ, और लॉ ऑफ लैंड हर किसी पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि मुझ पे अलग लॉ होगा और आप पे अलग लॉ होगा। जो भी लोग सेम है, सेम लाइन पे फॉल करते हैं, सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उन सबके लिए सेम लॉ होगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोवर्निटी का मतलब हुआ कि जो हमारे एक्सटर्नल डिसीजंस हैं उसे हम खुद ले सकते हैं। ठीक है, कंट्री जो है एक्सटर्नल डिसीजंस को कैन मेक एक्सटर्नल डिसीजंस विदाउट एनी इंटरनल इंटरफेरेंस। मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल डिसीजंस का? मान लो इंडिया ने सोचा है कि वो अमेरिका के साथ कोई ट्रीटी साइन करेंगे, कोई प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इंडिया का टोटली अपना डिसीजन होगा कि उन्होंने करना है कि नहीं करना है। उसे कोई फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसा करो, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन बॉडी है। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, किसी के इंटरफेरेंस के बिना, किसी के प्रेशर के बिना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोवरेनिटी। ठीक है, अब मैं बात करती हूं किसकी? अब मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दिस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली। ठीक है, ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कहां से इलेक्ट हुए थे? दिस वाज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली। ठीक है, दिस वाज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और इस असेंबली के जो फर्स्ट इलेक्शंस थे, दैट वाज हेल्ड ऑन जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो 1946 में हुए थे, और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दैट वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। बात समझ आई? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट इलेक्शंस थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट इलेक्शंस थे वो हुए थे जुलाई 1946 में, और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स and or established precedents according to which the state is governed. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक आपकी ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल, सारे लॉ, सारी ट्रीटी, सारे एक्ट्स
जो है वो मेंशन है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपकी इंडिया, आपकी स्टेट गवर्न होती है। ठीक है, तो उसके अंदर सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, पावर्स के बारे में, गवर्नमेंट की लिमिट्स के बारे में, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में सब कुछ वहां पर मेंशन किया गया है। तो हमारी सुप्रीम मेकिंग डिसीजन बॉडी कौन रही? हमारी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, जो कि सब कुछ बताया कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के क्या लिमिटेशंस होंगे, इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में सब बात की गई है, और सोशल ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है वो भी सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, सो अब जो फर्स्ट आपका इंटरिम प्रेसिडेंट था, फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम प्रेसिडेंट वो थे जो कि कुछ टाइम के लिए बनाए गए थे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ योर एक्चुअल प्रेसिडेंट। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाने से पहले कुछ टाइम के लिए आपके 9 दिसंबर को कुछ टाइम के लिए जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया थे। ठीक है, एंड फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन थे? एक्चुअल प्रेसिडेंट वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajinder Prasad was the first president of Constituent Assembly. Okay. And who was the vice president? Vice president was the Krishna Machari and S.C. Mukherjee. ओके, सो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके इलेक्ट हुए थे वाज दी, जो मतलब एक्चुअली जो इंटरिम प्रेसिडेंट होते हैं ना वो विदाउट एनी इलेक्शंस के होते हैं, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फर्स्ट आपके जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वो थे कृष्णामाचारी एंड S.C. मुखर्जी। ठीक है, ओके, सो लीगल एडवाइजर कौन थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज B.N. राव। ठीक है, लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? इट वाज B.N. राव। B.N. राव was the legal advisor of the Constituent Assembly. Who was the secretary of Constituent Assembly? It was H.V.R. Iyengar. एंड कैलीग्राफर जिन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ठीक है, हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। ही इज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। ओरिजिनल स्टाइल क्या है हमारा? इटैलिक स्टाइल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, जो कि हमारा किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, दूसरी चीज आपकी इंडियन वर्जन किसने दिया था? इंडियन वर्जन का कैलीग्राफर कौन था? इंडियन वर्जन के कैलीग्राफर थे आपके वसंत कृष्णा वेदिया। सो ये आपके बहुत फैक्चुअल डेटा थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द B.N. रॉय, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द अयंगर, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और ओरिजिनल स्टाइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इटैलिक स्टाइल। ओके, एंड हिंदी वर्जन का कैलीग्राफर वाज द वसंत कृष्ण वेदिया। ठीक है, the Constitution of India was framed by Constituent Assembly which was established in 1946. Okay, the president was the Dr. Rajendra Prasad. On 29th August 1947,
A resolution was moved in the Constituent Assembly for the appointment of a drafting committee. एक्चुअली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। तो 29 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि आप एक ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट करो ताकि वो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कर सके। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किसको दिया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, इस कमेटी को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने टोटल 166 डेज लिए थे विच वॉज नियर अबाउट 2 years 11 months and 18 days इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितना टाइम लिया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने आपका 2 months, ड्राफ्टिंग कमेटी ने आपके 2 months 11 days and 2 years 11 months and 18 days लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, कितना टाइम लिया था? 2 years 11 months and 18 days। एंड कितने टाइम में हुआ था ये? 11 सेशंस में। ठीक है, इन्होंने टोटल कितने सेशंस कंडक्ट किए थे? 11 सेशंस कंडक्ट किए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। फाइनल ड्राफ्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 4 नवंबर 1948 में। ठीक है, तो बहुत सारी डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, मॉडिफिकेशंस हुई और एक जो एक्चुअली ड्राफ्ट जो पास ऑन हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्ट पास ऑन किया था वो पास ऑन किया था 26 नवंबर 1949 पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, तो फाइनल ड्राफ्ट जो उन्होंने मतलब आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस, डेलिब्रेशंस, जो भी डिस्कशंस वगैरह करनी थी, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया था एज पास्ड। उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था कि हाँ ठीक है, ये आपका हम पास कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था 4 नवंबर 1948 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा 1 year लिया इस ड्राफ्ट को पास करने के लिए। तो 26 नवंबर 1949 को इस ड्राफ्ट को उन्होंने पास किया था। एंड दिस डेट इज नोन एज इनेक्टिंग क्लॉज और डेट ऑफ अडॉप्टेशन। ठीक है, इसको इनेक्टिंग क्लॉज या डेट ऑफ अडॉप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है ये इनेक्टिंग क्लॉज दिस इज मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी डेट प्रियम्बल में मेंशन्ड है इनेक्टिंग क्लॉज। ठीक है, सो फ्यू और कुछ प्रोविजंस तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ना वो 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो गए थे, मतलब फोर्स में आ गए थे। ठीक है, कुछ प्रोविजंस आपके उस टाइम पे फोर्स में आ गए थे, जैसे कि आपके कुछ प्रोविजंस आए थे लाइक सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप को आप किस तरह से अटेन कर सकते हो, ठीक है, वो आ गया था। इलेक्शन के प्रोविजंस जो थे उस टाइम पे फोर्स में आ गए थे। ठीक है, तो और भी कुछ प्रोविजंस थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे। ठीक है, बट मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 जब आपका कंप्लीट हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आपके जो सारे के सारे प्रोविजंस थे कब फोर्स में आए थे? 26 जनवरी 1915 को, मेकिंग इंडिया सॉवरेन रिपब्लिक। ठीक है, तो दिस डेट 26 जनवरी 1950 दिस डेट इज नोन एज डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं और आप डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पूरी तरह से इनेक्ट हुआ था, ठीक है, कमेंस हुआ था, दैट वाज 26 जनवरी 1950। ठीक है, ओके, सो याद रखना मैंने 2 चीजें बताई हैं। मैंने आपको एक इनेक्टिंग क्लॉज के बारे में बताया है, ठीक है, और मैंने आपको एक बताया है किसके बारे में? आपको मैंने बताया एक डेट ऑफ कमेंसमेंट और इनेक्टमेंट के बारे में बताया है। तो 2 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। इनेक्टिंग क्लॉज वाज द 26 नवंबर 1949 एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो आपकी है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, और वो आपके है 26 नवंबर 1949।
ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कमेटीज की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटीज थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, उसको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया था मेजर एंड माइनर कमेटीज में। ठीक है, तो इन कमेटीज का मेन काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, फंडामेंटल राइट्स पे ध्यान देना, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो ये सब काम था इस कमेटीज का। तो हम बात करेंगे 8 मेजर कमेटीज के बारे में। ठीक है, बाकी कमेटीज के बारे में हम सारी कमेटीज तो नहीं पढ़ेंगे, तो हम 8 मेजर कमेटीज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास टोटल तो आपके पास 22 कमेटीज थी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे बी.आर. अंबेडकर जी। ठीक है, देन यूनियन पावर्स कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी थी, इन सबके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके भी थे सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी, इनके थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपकी 8 मेजर कमेटीज थी अलोंग विद देयर चेयरमैन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कैसे हुई, है ना। तो सबसे पहले तो 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो पुट फॉरवर्ड किया था बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, ओके, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था 1934 में। फिर उसके बाद इट वाज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या बात की कि हमें भी अब क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड। ठीक है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फिर इसकी डिमांड की। ठीक है, इसने भी डिमांड की। फिर उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री का अगर थोड़ा बहुत अभी नॉलेज है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, अगस्त ऑफर आया था, तो डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी, बट कुछ रीजंस की वजह से हमने इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया। अगस्त ऑफर को हमने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की, बट इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें आपका ये ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया। ठीक है, उन्होंने भी आपके उस टाइम पे वॉर लाइक कंडीशंस चल रही थी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कि इंडिया को अगर हमारा साथ देना, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी। अब उनको लगा कि अगर इंडिया की सपोर्ट हमें चाहिए है तो हमें उनका ये डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, हम जो क्रिप्स प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हमें आपका ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल के हिसाब से ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, बट इंडिया चाहती थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसलिए क्रिप्स प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ठीक है, और इस मिशन प्लान के हिसाब से, इसके हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके प्लान के हिसाब से 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का ड्राफ्ट बनाने के लिए हुई थी। ठीक है, जो कि उस टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना जरूरी है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इनका बेसिकली क्या था, एक बार मैं ये समझा देती हूँ, रुको, वेट। कैबिनेट मिशन के हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे टोटल 389 मेंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन कितने होंगे टोटल? 389 मेंबर्स होंगे। 296 एंड 93 में उन्होंने डिवाइड किया। 93 होंगे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स,
ठीक है, 93 होने चाहिए फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, 289 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 93 होंगे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड आपके 292 मेंबर्स होंगे, 292 मेंबर्स होंगे फ्रॉम 11 गवर्नर प्रिंसेस। ठीक है, जो आपकी गवर्नर प्रोविंसेस थी, तो वहां से आपके 292 मेंबर्स होंगे और 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये उन्होंने एक पूरा आउटले दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था कि आपके टोटल मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389। ठीक है, उसमें से 296 मेंबर्स होंगे फ्रॉम दी 292 मेंबर्स होंगे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से और 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, 93 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, तो असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज, है ना। तो कुछ आपकी प्रोविजनल असेंबलीज इलेक्टेड थी और कुछ आपकी नॉमिनेटेड की थी प्रिंसली स्टेट्स ने। प्रिंसली स्टेट्स ने अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो इसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन मैंने बता दिया था 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, और अडॉप्ट किया गया हमने 26 नवंबर 1940 में, हमने इसको अल्टीमेटली अडॉप्ट कर लिया था और पूरी तरह से कब हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इस तरह से मेंबर्स थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ठीक है, 292 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, 93 होंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस, हर एक प्रिंसिपल स्टेट जो थी वो सीट्स को एलोकेट करती थी अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, दैट इज 1 सीट इन एवरी मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सीट्स जो एलोकेटेड थी, मैं एक बात और बता देती हूँ, जो सीट्स एलोकेटेड थी इन ईच प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट एलोकेटेड थी ना, वो टू बी डिवाइडेड अमंग, उसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, डिवाइडेड किया गया था। सीट्स को कैसे डिवाइड, जैसे अभी भी हम जब सीट्स को एलोकेट करते हैं तो हम देते हैं ना, कुछ सीट्स जो है मुस्लिम्स की होंगी, कुछ सीट्स सिख्स की होंगी, कुछ सीट्स हिंदू पॉपुलेशन की होंगी, तो हम ऐसे ही करते हैं, अभी भी हमारी असेंबली में सीट्स को एलोकेट करते हैं। तो उन्होंने भी सीट्स को एलोकेट किया था हर प्रोविंस में। ठीक है, उसको डिवाइड किया था कैसे, अमंग मुस्लिम्स, ठीक है, अमंग सिख एंड जनरल। ठीक है, और इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने सीट्स जो थी वो डिवाइड की थी, दैट 1 सीट इन एवरी मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने सीट्स को जो था वो डिवाइड किया था। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, क्योंकि 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स है ना, तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, दे वर नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बात समझ आ गई? इसको कौन नॉमिनेट करेगा, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स होंगे। ठीक है, और जो वोटिंग मेथड था, वोटिंग मेथड जो था वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, वोटिंग मेथड क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इस तरह से आप वोटिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वोटिंग मेथड था, दैट वाज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड मतलब क्या है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मतलब कि जो वोटिंग होती है ना, वो अगर सपोज करो आपने, लेट अस सपोज, मतलब मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट अगर सपोज करो आपको एक पेपर होता है, उसमें आपके जो भी मेंबर्स होते हैं ना, उसके नेम लिखे होते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस उसको नंबरिंग देनी होती है। जैसे कि आपने दे दिया, इसको फर्स्ट नंबरिंग दे दी, इसको सेकंड नंबरिंग दे दी, इसको थर्ड नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब देखा जाएगा कि फर्स्ट वाले को कितने वोट्स मिले हैं। ठीक है, जिसको मतलब ज्यादा वोट्स मिले होंगे, ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट वाले को बहुत कम वोट्स मिले हैं, तो उसके वोट्स सेकंड वाले में ट्रांसफर होंगे, फिर सेकंड वाले को देखा जाएगा, उसके वोट्स थर्ड वाले में ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह से वोट्स को ना ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये मेथड मैं पूरा आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्सन जो वोट है कैन बी ट्रांसफर टू द सेकंड पर्सन, टू द थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द वोटर्स स्टेट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उसके वोट्स को जो है देखा जाता है, और जो सबसे कम वाला होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा, फिर उसके वोट्स को सेकंड वाले को
ट्रांसफर किया जाएगा। तो जिसमें को सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, जो लास्ट में बच जाएगा उस वो आपका एज अ इलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड आपका ये रहता है। ये मैं आपको बाद में पूरा अच्छे से समझाऊंगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड क्या रहता है, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस जो थे वो हुए थे। ठीक है, तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियल नॉमिनेटेड बॉडी। फाइन। और आपकी मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बायकॉट कर दिया था। मुस्लिम ने बायकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट कर दिया तो पीछे रह गए आपके 299 मेंबर्स। ठीक है, जिसमें से 229 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे। ठीक है, 229 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड अब आपके 70 मेंबर्स थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। तो मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया था। उसके बाद हमारे पास 299 मेंबर्स रह गए थे फ्रॉम द 389। ठीक है, ओके। तो क्योंकि आपकी पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो गई थी ना, तो इसलिए हमारे पास 299 मेंबर्स पीछे रह गए थे। ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946 in the Constituent Assembly। ठीक है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी जो कि गाइड करेगा द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट एसेंशियली सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द नेशंस फ्यूचर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, जो कि एक तरह का ब्लूप्रिंट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। एक इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट सोवरेन और डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। तो वो सब फाउंडेशंस, वो सब प्रिंसिपल्स जो थे वो आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने मेंशन किए थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था ऑन जनवरी 1947। ठीक है, इसको कब रेजोल्यूशन को पास कब किया था, दिसंबर 13, 1946 को, और इसको अडॉप्ट कब किया था, जनवरी 22, 1947। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारे प्रियम्बल को शेप करता है। हमारा प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, हमारा प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने ये भी खुद को एक्सप्रेस किया कि किस तरह से हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया का कमिटमेंट रहेगा कि वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। ओके, National anthem, that is Jana Gana Mana, was adopted by Constituent Assembly on January 24, 1950. National song Vande Bharat was also adopted on the same day, that is January 24, 1950. ठीक है, and the symbol of the Constituent Assembly, that is the elephant, जिसको हम seal of the assembly भी बोलते हैं, इस तरह से है जो इस। That's all for the Constituent Assembly. Next video में we are going to talk about the features of the Indian Constitution. So that's all. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, MCQs and class updates. You can interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.